ओके बेटा, देखो, जो हमारा कॉपर एंड क्रोमियम है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन में आती है और पेपर में भी हम यही पूछते हैं ज्यादातर। क्यों पूछते हैं ये? क्योंकि बाय रूल तो बच्चा लिख लेता है, एक्सेप्शन याद रखनी होती है तो लिख नहीं पाता, तो भूल जाता है। तो ज्यादातर पेपर में ना आप देखेंगे या तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आज का हमारा टॉपिक है कि जो ये एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है, इसका रीजन क्या है। तो रीजन शुरू करने से पहले एक बार हम दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, बाय रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसे लिखी जाएगी, कॉपर की और क्रोमियम की इस तरह से, क्रोमियम 4s2 3d5 बाय रूल। इवनिंग सर। हाँ जी बेटा। एंड कॉपर की लिखी जाएगी बाय रूल 4s2 3d9 बाय रूल। अब पेपर में अगर आप ये लिखा है ना ऐसा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेड एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल है 4s1 3d5 फॉर क्रोमियम एंड फॉर कॉपर 4s1 3d10। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है, क्या फर्क आ रहा है, जो लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। ध्यान से देखो, एक्चुअल को देखो। एक्चुअल को अगर हम ध्यान से देखें तो 3d5, तो हमें पता है डी में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है ना, सब में एक एक है, तो इसे कहते हैं हाफली फिल्ड, है ना। D5 का मतलब हो गया हाफली फिल्ड, D10 का मतलब हो गया फुली फिल्ड। अब ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप इन स्ट्रक्चर्स को देखिए ध्यान से। इफ आई राइट D5, तो D5 टोटल 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी हाफ फिल्ड। 10 में से 10 हैं, तो इट इज फुली फिल्ड। तो इसको ना दो तरह से पूछ सकते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, वाई कॉपर एंड क्रोमियम शोज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कॉपर एंड क्रोमियम एक्सेप्शनल क्यों है। तो जब हम इसके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमने देखा हाफ फील्ड और फुली फील्ड का कंसेप्ट आ रहा है। और इसी क्वेश्चन कहते हैं व्हाई हाफली फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे बना। या तो सीधा ही पूछ लेंगे कि भाई क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों देते हैं, या इसको थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे कि भाई ये D5 है यानी हाफ फिल्ड, 10 आ सकते हैं तो 5 है, 10 आ सकते हैं 10 है तो फुली फिल्ड। तो इसी क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पूछ लेंगे, वाई हाफली फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। पेपर में, मतलब मैं जब भी इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को बताता हूँ ना, तो मेरे माइंड में एक ही चीज आती है कि यहाँ पे ना साइंटिस्टों ने गप मार दी है। मतलब कोई लॉजिक फिट करने के लिए, जैसे रूल के हिसाब से नहीं आ रहा, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो कुछ और आ रहा है आंसर, मतलब ये आ रहा है, एक्चुअल में एक्सपेक्टेड ये था बाय रूल। तो अब ये आउट ऑफ रूल हो गया, मतलब रूल को ओबे नहीं कर रहा, एक्सेप्शन हो गई। तो इसको समझाने के लिए कुछ उन्होंने लॉजिक दे दिए हैं। क्या लॉजिक दिया अभी हम डिस्कस करेंगे, बट मैं पहले वैसे अपनी मन की बात बताऊं कि इस क्वेश्चन का आंसर जब भी मैं बताऊं ना, तो मेरे को एक ही चीज आती है माइंड में कि यहाँ पे गप मार दिया समझाने के लिए। बट ये गप जो मारी है उन्होंने, दैट इज गुड, मतलब समझ में आ जाएगा आपको लॉजिकली क्या होता है। तो यहाँ पे दो रीजन दिए हुए हैं कि बिकॉज ऑफ टू रीजंस, ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब जरा समझिए सिमेट्री में, इसको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। देखो सिमेट्री में देखो, D4 को देखो और D5 को देखो। यहाँ एक ऑर्बिटल खाली है तो देख के अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे एक जैसा लग रहा है ना, सारा सारा एक जैसा लग रहा है, कहते हैं मोर सिमेट्रिकल। तो ये देखा गया है कि मोर इज अ सिमेट्री, मोर इज अ स्टेबिलिटी। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं सिमेट्री की, कि जैसे मान लो आपके मम्मा ने बोला कि आपने अपने कॉपी पेन पेंसिल यहाँ पे रखनी है, आप अपना शूज खोल के यहाँ रखना है, आपने अपने सॉक्स यहाँ रखने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली नहीं रखते। तो मम्मी को तो गुस्सा आ जाता है, अभी तुझे बोला हुआ है तो तू चीजें यहाँ रख, कॉपी यहाँ रख वहां रख, तो मम्मी के हिसाब से सिमेट्री खराब हो गई, तो मम्मी को गुस्सा आता है। अब आप सोचो कि आपको मम्मा ने बोला कि कॉपी यहाँ होनी चाहिए, सॉक्स यहाँ होने चाहिए, शूज यहाँ होने चाहिए, तो मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी मम्मी स्टेबल। तो वैसे ही तो मैं बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ कि ये ना फिट नहीं होता, तो समझाने के लिए उन्होंने बोला हुआ है, बट ये लॉजिक ठीक है। सो बिकॉज ऑफ टू रीजंस, ड्यू टू सिमेट्री, अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, एक जैसा नहीं है। यहाँ पे D5 और D10 एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख के ना, ड्यू टू टू रीजन, ड्यू टू सिमेट्री, ये डायग्राम बनाओगे। और ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी समझो, ये D4 है, ये D5 है।
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज और यहाँ पे एक्सचेंज अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्सचेंज कम है, क्योंकि एक खाली है तो खाली में जाएगा नहीं, यहाँ पे एक्सचेंज ज्यादा है। तो ये देखा गया है जहाँ पे जितना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी और उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो ये लॉजिक आप लगाएंगे और याद रखेंगे। तो मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, तब तो आपने ये दो लिख देनी है एक्सेप्ट एक्चुअल वाली। अगर क्वेश्चन आ गया वाई कॉपर एंड क्रोमियम शोज एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन, और इसी को कह सकते हैं वाई हाफली फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, तो आप लिखिए बिकॉज ऑफ टू रीजंस, उसमें ये डायग्राम बनाइए और लिखिए ड्यू टू सिमेट्री एंड यहाँ लिखिए ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सिमेट्री में क्या लिखिए, ड्यू टू वी नो मोर इज द सिमेट्री मोर इज द स्टेबिलिटी, बस ये एक लाइन लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वी नो मोर इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली है तो यहाँ पे एक्सचेंज कम है, यहाँ पे एक्सचेंज ज्यादा है। तो यही D10 के साथ भी ऐसा ही होता है, उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा, तो मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, रीजन भी बता दिया। अब मैं रीजन यहाँ से रीड करता हूँ, इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है, इसको मैंने शॉर्ट में करके आपको यहाँ पे बोल दिया लिखने के लिए कि वी नो मोर इज अ सिमेट्री मोर इज अ स्टेबिलिटी, वी नो मोर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मोर इज अ स्टेबिलिटी, बस एक एक लाइन है। बुक में देखोगे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन विच ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल आर ईदर कंप्लीटली फिल्ड or halfly filled have relatively more symmetrical distribution of electron therefore lend to more stability। तो इसको हमने शॉर्ट में लिख लिया, we know more is a symmetry more is a stability। इसी तरह एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में क्या लिखा, द हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब उन सबकी एनर्जी सेम रहती है, have more number of exchanges and consequently have large exchange of energy of stabilization। मतलब इसको हमने शॉर्ट में लिख लिया कि we know मोर इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना, आप अपनी बुक्स देखेंगे तो ये मिलेगा। तो आपने क्या करना है, ये दो पॉइंट लिखने हैं और एक एक लाइन लिख देनी है, दैट्स इट। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस। ये आप मेरे साथ साथ लिख लेना। अब आपको आयंस पता है क्या होता है, आयंस होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं। तो हम इसमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, हम ऐसे शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं सोडियम से। ठीक है बेटा, समझना जरा ध्यान से। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो क्या कन्फिग्रेशन बनेगी सान्या बेटा, बोलो। 1s2 2s2 2p, कितना बेटा, 2p6 3s1। ठीक है, बट अगर मैं बोल दूं Na+, अब मैंने बोल दिया Na+, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो आपने क्या करना है, आपने पहले 11 के हिसाब से लिखना है। हमेशा याद रखो, तो तरीका बता रहा हूँ। आप पहले नॉर्मल लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो या इसको मत दिखाओ उसके बाद में। ठीक है जी, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अभी आप ऐसे लिखेंगे कुछ टाइम। तो समझ में आ गया, ये हो गया आयन। अब इसी तरह से अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन -2 की कन्फिग्रेशन लिखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो माइनस वाले हैं ना उनको आप डायरेक्टली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो प्लस वाले हैं ना, प्लस वाले में पहले पूरा लिखना फिर इलेक्ट्रॉन निकालना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रूल के हिसाब से होते हैं। तो अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कर लो, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ। -2 का मतलब 2 बढ़ गया, तो क्या आएगी कन्फिग्रेशन, बोलो। 1s2 2s2 2s2 2p6, बिल्कुल सही। चलो अब हम यहाँ पे एक हेल्प ले लेते हैं श्वेतिका। बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है +2। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 12। बेटा बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखूं। 1s2 2s2, पहले तो नॉर्मल लिख लो, पहले नहीं निकालना, पहले नॉर्मल 12 तक जाओ। 1s2 2s2 2p6, क्या करूंगा 3s2, कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया। तो अब मुझे 2 निकालने हैं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 0, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाद में 1s2 2s2 2p6 इतना लिख के छोड़ दो। तो अभी ना जैसे मैं सिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से पूरा लिखो। चैप्टर 3 में मैं इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, इतना बड़ा नहीं लिखना। जैसे जब आप बुक खोल के देखोगे ना, तो बुक में ना इसी चीज को ऐसे लिखा हुआ है NE
देखना आपको कई जगह पे ना ऐसे मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन 1E3S1। तो ये शॉर्टकट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा। अभी आप ये नॉर्मल तरीके से सीखिए, ये मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर 3 में। अभी सिखाऊंगा तो सब भूल जाओगे, पहले नॉर्मल सीख जाओ, फिर ये शॉर्टकट है। यू गॉट इट ना? ये शॉर्टकट है कि 10 तक को एनी बोल दिया, नोबल से रिलेट कर देते हैं। तो ये मैं बाद में सिखाऊंगा ताकि आप समझ जाएं। तो बुक आप देखेंगे ना, आपकी बुक में ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। तो हम दोनों सीखेंगे। अभी हमने ये सीखा है, चैप्टर 3 में हम ये वाला भी सीख लेंगे। चलो ये चीज हो गई। अब मैं आपको और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ। अब देखो, बड़ी बड़ी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मैंने बोला Fe, ठीक है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, और मैंने बोल दिया Fe2+। तो यहाँ पे हम चेतना की हेल्प लेते हैं। चलो चेतना बताओ Fe का। ये मैं यहाँ पे कर दूं एक जगह, जिससे आपको समझ में आ जाए क्या चीज है यहाँ पे। लेट मी, ये दोबारा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, इसका आइडिया तो है ही आपको कहाँ कहाँ पे जाएंगे। चलो बेटा बताओ चेतना, आप बताओ। 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p, 3p6, हाँ 4s, 4s2, यस 3d 3d6। 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आयरन का, ठीक है ना? अब यहाँ तक समझना ध्यान से। चलो अब यहीं पे चेतना की हेल्प लेते हैं। चेतना आप इसी का Fe2+ का बताओ। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, आप, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, आप बताओ, ठीक है। देखो जब हमने, 1s2, एक मिनट एक चीज सुन लो। जब हमने इलेक्ट्रॉन डालने हैं ना तो बाय रूल डाले जाते हैं, बट जब हमने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो बोलो 1s2, बोलो 2s2, 2s2, 2p, 2p6, हाँ जी, 3s2, 3s2, 3p, 3p6, हाँ 4s, 4s2, अच्छा 3d कितना 4, 3d 4। 4। अब एक बार चेक कर लो, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जो मैंने बोला उसे मैच कर रहा है। कि जब हमने इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो बाय रूल डालते हैं, जब निकालना हो तो लास्ट शेल से निकालते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें बताइए। श्वेतिका आप बताइए, ये ठीक है जो हमने लिखा है, ठीक है कि नहीं है, बस इतना बताइए। बोलो बेटा श्वेतिका। सब ठीक है। ये ठीक है। अब देखो बेटा, ये है हमारी कॉमन मिस्टेक, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्रॉस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको कॉमन मिस्टेक। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या हो गया। अब आप देखो, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है। तो हमने जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सर लास्ट शेल, 4s1, यस, जब हमने, सुनो सुनो, 4s1 और अब 3d5। मुझे कंप्लीट करने दो, सुनो। जब भी हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट शेल से होता है। बट जब हमने इलेक्ट्रॉन फिल करना है वो रूल के हिसाब से होता है। यही चीज तो मैं बता रहा था, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बाय अफबाउ रूल, अफबाउ रूल। बट जब इलेक्ट्रॉन निकालना है वो लास्ट शेल से निकलेगा। तो यही तो मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन डालने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस हो ना कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लस हो ना, तो प्लस के लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि भाई 3d लास्ट नहीं है, 4s है लास्ट। तो इसका मतलब अगर आपने ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। अब इसका सही आंसर क्या बनेगा चेतना, बोलो बेटा। 1s2, 2s2, बोलो 2s2, बेटा, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s0, 3d4। 4s4। और इसको शो ना करो, आपकी मर्जी, इसको शो भी ना करो, चाहे जीरो हो गया तो शो करने की जरूरत नहीं है। जीरो लिख भी सकते हो और सीधा लिख सकते हो 3d6। अब समझ में आया क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो जितने पॉजिटिव वाले होंगे ना उनको आपको ध्यान से करना है। क्यों ध्यान से करना है? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं ना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो रूल के हिसाब से डाल दो। रूल में तो जिसकी एनर्जी कम होती है वहां चला जाएगा, तो बड़े शेल की कम होगी तो बड़े शेल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। बट जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा लास्ट शेल से। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बच्चों से पता क्या गड़बड़ होती है, उनको लगता है ये लास्ट में, ये लास्ट शेल है। नो, ये 4 भी तो है, तो 4 हुआ ना लास्ट शेल। बाय रूल इसकी एनर्जी कम है तो ये पहले है, तो रूल के हिसाब से लिखा गया है, बट लास्ट शेल है ना। तो ये कॉमन मिस्टेक है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, दिस इज कॉमन मिस्टेक। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे लिख लीजिए कॉमन मिस्टेक। लो जी, नाउ डू दिस वन।
अब मान लो हम किसकी हेल्प लेंगे, अब सान्या की हेल्प लेंगे। मान लो सान्या पेपर में आ गया क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। अभी इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। अब बताओ क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बोलो। 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6, हाँ 3s2 3s2 3p6 3p6 4s1 भी क्या आएगा 5, ये याद रखना। 5 बट अगर मान लो पेपर में आ गया Cr+, अब क्या लिखोगे बेटा, अब आइडिया लगाओ, देखो कौन सा है लास्ट शेल, 4 या 3D, कौन सा लास्ट, बोलो बेटा। सानिया आप बताओ बेटा D कौन। हाँ जी बेटा, देखो ना कौन सा शेल वो D लास्ट है। है। बेटा ध्यान से, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, लास्ट शेल कौन सा है। 3 लास्ट होता है या 4 लास्ट होता है, देखो ये तो बाय रूल लिखा हुआ है ना। 4 तो यहां से एक हाँ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो क्या बनेगी कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। आ गया समझ में बेटा सान्या। यस सर। चलो नोट कर लो। अब श्वेतिका आपकी बारी। मान लो पेपर में आ जाए +2 क्रोमियम, अब क्या लिखोगे बेटे, बताओ अब क्या लिखोगे। अब यहां से आप हिंट ले लो, एक निकाला तो ये हो गया, अब ये खत्म हो गया, तो अब कौन हो गया लास्ट, अब 4 खत्म हो गया तो ना, सर 4 0, 3D अब से 3, निकालेंगे। यस, तो क्या आएगा बेटा कन्फिग्रेशन, बोलो। 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 p6 3s2 3s2 3p6, इसको मत 3p6 दिखाओ, और क्या लिख दो, PD4। PD4, वेरी गुड। चलो अब हम चलते हैं आगे, कमल की हेल्प लेते हैं। कमल बेटा मान लो पेपर में आ गया कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, और बोल दिया भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब ये आपको याद है ना, एक्सेप्शन है, बोलो क्या लिखोगे, बोलो कमल बेटे, मैं लिखता हूँ। 1s, 1s2 हाँ, 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 4 4s 4s1 एंड 3d क्या हो 3d10 गया 10, ये एक्सेप्शन है। अब मान लो पेपर में आ गया Cu+, अब क्या लिखोगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, तो कौन सा लास्ट है, देखो 3 लास्ट है या 4 लास्ट होता है, 4 4, तो क्या बनेगा 4s0 बेटा, क्या बनेगा, 1s2 1s2 2s2 2p6 हाँ 3s2 2 3p6 3p6 4s0, या इसको मत शो 0 करो अब, और सीधा ही क्या लिख दो 3d10। 10 चलो बहुत बढ़िया। अमनजोत बेटा अब आप बताइए, मान लो पेपर में आ गया Zinc+2, एटॉमिक नंबर 30, क्या लिखोगे बेटे, बोलो। पहले नॉर्मल लिखो, बाद में माइनस करेंगे, पहले नॉर्मल लिखेंगे जैसा मैंने बताया, पहले 30 तक का लिख लेते हैं, बोलो बेटा, लिखें। सब 1s2 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 3d कितना 10। ठीक है 10 बेटा, ये नॉर्मल हो गया। अब हमें कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, तो अब हम yes यहीं sir से माइनस कर दे, 4s0 4s0, और इसको इरेज कर दो, गॉट इट। चलो ठीक है। yes sir सान्या अब आप बताइए बेटा, हम कर लेते हैं N-3, एटॉमिक नंबर 7, बताइए इसका क्या आएगा। 1s2 1s2, पहले तो इलेक्ट्रॉन कितने 2s2 हो गए, देखो माइनस वाले में तो सीधा ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले का रहता है बस। तो कितने हो गए 10 टोटल होगी इलेक्ट्रॉन, सर। 10 हो गए ना, तो 1s2 2s2 2s2 2p कितना, 2p6 p6, यस हो गया बिल्कुल सही। चलो अब हम कर लेते हैं यहाँ पे Scandium+1, एटॉमिक नंबर 21, और ये कौन बताएगा, ये बताएंगे माहिर। माहिर बोलो। स्कैंडियम का +1 चार्ज है, एटॉमिक नंबर 21, तो पहले नॉर्मल 21 के लिए लिखवा दो, बोलो बेटा। 1s2 2s2, बोलो, 2p6 3s2 3p6 4s2
3d1 चेक करो, इतना ही होएगा, पहले चेक करो ठीक लिखा मैंने। ये हो गया हमारा 10 और 10 20 और ये 21। बोलो बेटा ये ठीक लिखा है कि नहीं, बोलो बच्चों ठीक लिखा है ये। अब हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना भी है, तो कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, 4 से या 3d से, कहाँ से, बोलो बच्चों कहाँ से निकलेगा। सर 4। 4 से। यस, तो ये निकल जाएगा यहाँ से 4s1 3d1 हो जाएगा। तो बस अब आप ये चीजें ध्यान में रखिए और आप इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस। चलो एक और कर लेते हैं, एक और करके देखते हैं और समझते हैं इसको भी। एक और में हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3 एटॉमिक नंबर 13। तो चलो सानिया बोलो, पहले नॉर्मल बोलो, 1s2 2s2 2s2 2p6 6 3s, बोलो 3s 2 3p1। ये हुआ ना नॉर्मल, पहले नॉर्मल लिखेंगे। अब हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ये थर्ड शेल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो 2 और निकालने, एक यहाँ से निकल गया, यानी ये भी 0 ये भी 0। तो इसको हम इतना लंबा ना लिख के शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p6। बाकी दिखाना नहीं है, जो 0 हो गया वो दिखाना नहीं है। ये तो मैंने आपको अभी समझाने के लिए बताया कि पहले नॉर्मल लिख लो फिर इरेज कर लो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये चीजें अब आप लोगों को समझ में आ गई कि हमने आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सीख लिया कि कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन क्यों होती है, इसी क्वेश्चन को और क्या कहते हैं कि वाई हाफली फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल। फिर हमने पढ़ा कन्फिगरेशन ऑफ आयंस, और मैंने आपको बताया कि मैं आपको बाद में ये शॉर्ट वाला सिखाऊंगा चैप्टर 3 में। जैसे ये इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है आपकी बुक में इस तरह से। ठीक है, तो ये चीजें हम आपको सिखाएंगे बाद में, आसान है ये, बहुत इजीली सीख जाओगे। बट अभी आप इसको सीखो, चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे तो वहां सीखेंगे। फिर हमने इसमें मेनली सीखा कि 21 से 30 के बीच में, 21 ऑनवर्ड्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, तो वहां पे बाय रूल क्या है कि जो लास्ट शेल है वो पहले आ जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, और 3D बाद में चला जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है ज्यादा। इस कारण जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम 3D से निकाल देते हैं बाय मिस्टेक, जिसे हम कॉमन मिस्टेक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 3D से ना निकल के पहले 4s से निकलेगा फिर 3D से निकलेगा। तो बस अब आप इस चीज को ध्यान में रखें। और एक चीज और, जैसे मैंने बताया कि हमें हाफली फील्ड और फुली फील्ड का बहुत ध्यान रखना है, तो आप जरा ध्यान से समझिए। जो हमारे पास p सब शेल है और हमारे पास d सब शेल है, तो p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसका p सब शेल हाफली फील्ड है, या मैं बोलूंगा d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो इफ आई से p सब शेल इज हाफली फील्ड, इसका मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं तो 1 1। इसी तरह से हाफली फील्ड ऑफ d का मतलब हो गया हमारा 5, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से मुझे बताओ इफ आई से हाफली फील्ड ऑफ f ऑर्बिटल, इसका क्या मतलब होगा, बताओ जरा बोलो बेटा, हाफली फील्ड फॉर f। F7 हाँ, क्योंकि f में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है हमारे 14 आ सकते हैं, तो 14 का के हिसाब से उसका हाफली फील्ड हो गया 7। तो ये याद रखना और ये कंसेप्ट बहुत यूज होगा। तो हम F7 बोलेंगे, F7 इज हाफली फील्ड। फुली फील्ड का तो कोई आपको ध्यान ही देख के पता चल जाएगा। तो F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डालें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सारे ये हो गए हमारे हाफली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सब में एक जैसा इलेक्ट्रॉन है तो डीजेनरेट है, या तो सारे खाली तो भी डीजेनरेट है। तो डीजेनरेट का क्या मतलब था, हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी
कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है फुली। अब आपकी प्रैक्टिस की बात है सारी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।